अब हम कोशी समाकल प्रमेय, जिसका कह सकते हैं कोशी का मूल प्रमेय, या इसको कहें हम कोशी गुस्सा प्रमेय, एक ही बात है। कोशी का मूल प्रमेय कहें या कोशी गुस्सा प्रमेय कहें, एक ही बात है। थ्योरम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तुम्हें थ्योरम क्या है ये देखते हैं। तो प्रमेय दे रखी है, माना एक सहसंबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है। यदि जी में सी कोई संवृत कंटूर हो तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0। कोई एक सहसंबद्ध प्रदेश दे दिया, उसके अंदर में ये दे रखी है कोई फलन विश्लेषिक दे रखी है। यदि कोई फलन विश्लेषिक दे रखी है तो उसके अंदर कोई समृद्ध कंटूर है, तो उस कंटूर पर इसके फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण प्रूफ, इस प्रमेय का प्रमाण निम्न प्रमेय का पर आधारित है। अतः पहले हम प्रमेय का तथा इसकी उपपत्ति सिद्ध करेंगे। ये जो थ्योरम है इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक प्रमेय का सिद्ध करनी पड़ेगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम इस थ्योरम को सिद्ध करने में काम में लेंगे। तो अब देखिए पहले प्रमेय का क्या है। प्रमेय का बताने से पहले यहाँ एक शब्द आया है, एक सहसंबद्ध प्रदेश। तो उस एक सहसंबद्ध प्रदेश की बात करूंगा मैं। तो थोड़ा एक सहसंबद्ध प्रदेश के बारे में देखें। नीचे लिखा है यहाँ पर मैंने, एक सहसंबद्ध तथा बहुसंबंधित क्षेत्र या प्रदेश। एक सहसंबद्ध प्रदेश तो कौन सा होता है और बहुसंबंधित प्रदेश या क्षेत्र कौन सा होता है। यदि किसी प्रदेश में प्रत्येक समृद्ध कंटूर को प्रदेश के बाहर निकाले बिना एक बिंदु पर संकुचित किया जा सके तो वह एक सहसंबद्ध प्रदेश कहलाता है, अन्यथा वह बहुसंबंधित प्रदेश कहलाता है। देखिए ये एक सहसंबद्ध प्रदेश का उदाहरण दिया है मैंने इधर। ये एक कोई कंटूर सी है। अब इसमें कहीं भी कोई कंटूर बनाए, कैसे भी अपन इसके अंदर कंटूर बनाते हैं समृद्ध कंटूर, उसको हम इकट्ठा करें तो बिना किसी एक ही बिंदु बाहर निकले कंटूर सी से हम उसको एक बिंदु पर संकुचित कर सकते हैं। और यदि ऐसा किया जा सकता है, सी के अंदर कोई भी समृद्ध कंटूर बना करके उसको हम संकुचित करें तो एक बिंदु पर संकुचित हो जाए, तो उसे हम कहेंगे एक सहसंबद्ध प्रदेश। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसलिए बहुसंबंधित प्रदेश कहलाएगा। इसमें इसलिए नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये कंटूर ले लिया, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो इस सर्किल पे आकर के रुक जाएगा, अंदर नहीं जा सकता, अर्थात वो एक बिंदु पर नहीं सिमट सकता। यहाँ सिमट सकता है परंतु यहाँ लेंगे तो नहीं सिमट पाएगा। ट्राइंगल को घेरते हुए लेंगे नहीं सिमट पाएगा, इस आयत को घेरते हुए लेंगे नहीं सिमट पाएगा, किसी एक बिंदु पर सिमट नहीं पाएगा। ये पोर्शन इसमें से काट दें अपन ने, इसलिए इनके अतिरिक्त जो पोर्शन है वही अपना क्षेत्र है, और वही क्षेत्र है तो उसमें यहाँ बनाए कंटूर तो सिमट जाएगा बिंदु पर, लेकिन इन क्षेत्रों को घेरते हुए सर्किल है, त्रिभुज है, इनको तो उसको हम किसी बिंदु पर संकुचित नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा क्षेत्र कहलाता है बहुसंबंधित प्रदेश। ये एक सहसंबंधित प्रदेश है, ये बहुसंबंधित प्रदेश है। यहाँ लिखा है, माना एक सहसंबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड कोई विश्लेषिक फलन दे रखी है। तो जी में सी कोई समृद्ध कंटूर लें, इंटीग्रेशन की उस कंटूर के ऊपर जो वैल्यू होगी फंक्शन के वो 0 होती है। ये करा। यदि फलन विश्लेषिक है तो उस कंटूर क्लोज कंटूर है उसके ऊपर फलन के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारी थ्योरम है। और इस थ्योरम को सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय का सिद्ध करनी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट हम काम में लेंगे। तो पहले मैं प्रमेय का की बात करता हूँ। प्रमेय का, माना कि समृद्ध कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के संगत सी के अंदर के क्षेत्र को परिमित एन पूर्ण अथवा आंशिक वर्गों की जालाक्षी में इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है ताकि प्रत्येक सीजे जे इक्वल टू 1 to n उसके पूर्ण और आंशिक वर्गों में उसको बांट दिया, ये जालाक्षी है में जेड जे, प्रत्येक सीजे के अंदर एक जेड जे बिंदु, C1 में Z1 है, C2 में Z2 है, जेड जे बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि सीजे के अंदर या ऊपर प्रत्येक बिंदु Z के लिए जहाँ Z का मान ZZ के बराबर नहीं हो के लिए एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटे जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज लेस देन मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ सीजे क्या है, पूर्ण वर्ग अथवा आंशिक वर्ग की परिसीमा है। क्या करना है कि हमें एक क्लोज कंटूर दे दिया और उससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसके ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर और कंटूर के प्रत्येक बिंदु पर कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक है, एक ये दे रखा है।
तो कह रहा है हम इससे घिरे क्षेत्र को आंशिक और पूर्ण वर्गों में इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं कि प्रत्येक आंशिक या पूर्ण वर्ग में यह नियम एक जो दे रखा है वो लागू होगा, जहां जेड उसका कोई भी बिंदु है और जेड जे उसमें एक विशेष बिंदु लें। तो एक विशेष बिंदु लिया और उससे हमने प्रत्येक बिंदु जो उसके थे उनके ऊपर एफ जेड माइनस एफ जेड जे, जेड माइनस जेड जे का भाग देकर इसकी वैल्यू निकाली। तो एक एप्सिलॉन ऐसा होगा कि जिससे इसके मॉडुलस की वैल्यू कम रहेगी। ये नियम एक उस चाली में लागू होगा। उसको जालाक्सी कह सकते हैं अपन, आंशिक और पूर्ण वर्गों को। देखिए आंशिक और पूर्ण वर्गों में किस तरह से विभक्त किया गया है, आगे थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह सकते हैं अपन, ये पूरा जो एरिया गिरा हुआ है इसको जी कह दिया और इसमें हमने ये कंटूर सी ले लिया। तो जी के अंदर और ऊपर विश्लेषिक है जिसके अंदर कंटूर सी लिया। हमने कुछ पैरेलल लाइंस खींच दी इस तरह से और थोड़ी इस तरह से, और ये मान के चलते हैं सारे वर्ग बने हुए हैं। तो देखिए सी से गिरा हुए एरिया के लिए क्या कहें अपन, ये सी से गिरा हुआ जो एरिया है इसके अंदर ये पूर्ण वर्ग है, पूरा वर्ग इसके अंदर है। जबकि इसकी बात करूं मैं तो देखिए ये जो पूरा वर्ग है इसमें से आधा पोर्शन सी के अंदर आ रहा है, ये पोर्शन सी के अंदर है और ये पोर्शन सी के बाहर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आंशिक वर्ग। इसको हम क्या कहेंगे, आंशिक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग और ये पूर्ण वर्ग। इसके अलावा देखिए कंटूर के पास के अंदर जितने भी वर्ग हैं उनमें थोड़ा हिस्सा कंटूर के बाहर है और थोड़ा हिस्सा कंटूर के अंदर है, तो ये आंशिक वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार से सी के अंदर के जो पूरा एरिया है उसको हमने पूर्ण और आंशिक वर्गों के रूप में बांट दिया है। तो प्रमेय का यह कहती है कि प्रत्येक जाली में एक बिंदु जेड जे ऐसा होगा जिस पर नियम एक लागू होगा। इसको हमने नियम एक कह दिया कि प्रत्येक जो पूर्ण या आंशिक वर्ग के अंदर प्रत्येक में जेड सीजे, जैसे इसको हमने सीजे कह दें, C1 कह दें या सीजे कह दें, तो इसमें एक बिंदु जेड जे ऐसा होगा कि उस बिंदु के लिए ये नियम लागू होगा। तो अब इस प्रमेय की उपपत्ति, पहले हम प्रमेय का सिद्ध करेंगे और बेस इसका जो नियम एक जो रिजल्ट है इसको हम प्रमेय के प्रमाण के रूप में काम में लेंगे। देखिए प्रमेय की उपपत्ति, माना प्रमेय का असत्य। शुरू में इस प्रमेय को असत्य मान करके चलते हैं। हमें सिद्ध करना है प्रमेय का सत्य है तो इसका हम उल्टा मान के चलेंगे, माना प्रमेय का असत्य है। जब असत्य है तो इसका मतलब जो नियम एक है वो लागू नहीं है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नियम क्या है, तो एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान होगा कि कंटूर सी के क्षेत्र को किसी भी प्रकार से आंशिक व पूर्ण वर्गों में विभक्त किए जाने पर कम से कम एक आंशिक या पूर्ण वर्ग जालाक्सी में दिया गया नियम एक सत्य नहीं होगा। यदि प्रमेय का सत्य नहीं है तो इसका मतलब इसको अपने जितने पूर्ण और आंशिक वर्गों में बांटा है उनमें कम से कम एक पूर्ण या आंशिक वर्ग ऐसा होगा जिसमें जो नियम एक है वो लागू नहीं होगा, अर्थात नियम जो एक है वो सत्य नहीं होगा, अर्थात नियम एक जो है उसमें असत्य होगा। तो क्या मान के चले हम ये मान के चले प्रमेय का असत्य, और प्रमेय का असत्य है तो सी से घिरे क्षेत्र को आंशिक और पूर्ण वर्गों में विभक्त करने पर कम से कम एक आंशिक या पूर्ण वर्ग ऐसा होगा जिसके अंदर ये नियम लागू नहीं होगा। तो अब देखिए जिस वर्ग में नियम लागू नहीं है वो मैंने ABCD से दर्शाया। मान लीजिए इस ABCD एक वर्ग जो दे रखा है इसमें नियम लागू नहीं है, क्योंकि यदि प्रमेय का असत्य है तो कम से कम एक में नियम लागू नहीं है, तो वो हमने मान लिया कि जो ABCD वर्ग है इसमें नियम लागू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस ABCD जो वर्ग दे रखा है इसको हम 4 उपवर्गों में विभक्त करेंगे इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर के, और हम क्या करेंगे इसको 4 उपवर्गों में बांट देंगे। अब 4 उपवर्गों में बांटने पर या तो ये नियम जो है एक इन सभी उपवर्गों वो जो भी उपवर्ग हैं इसमें भी लागू हो जाता है, इसमें भी लागू हो जाता है, इसमें भी लागू हो जाता है, इसमें भी लागू हो जाता है। यदि चारों में नियम लागू हो गया, बाकी सब में पहले से ही नियम लागू है, तो प्रमेय का अपने आप ही सही होगी कि सी के अंदर के पोर्शन को यदि बांटें तो सभी के अंदर नियम लागू हो रहा है, अर्थात प्रमेय का सत्य है। अब यदि इनमें से किसी उपवर्ग में नियम लागू नहीं होता, जैसे मान लीजिए इस वाले पोर्शन में नियम लागू नहीं है, तो फिर इसको हम 4 उपवर्गों में विभक्त कर देंगे। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके इसको 4 टुकड़ों में बांट देंगे। और अब यदि चारों में नियम लागू हो जाता है, इनमें बाहर के 3 में इनमें नियम लागू हो गया, बाकी सब में नियम लागू है, तो प्रमेय का सत्य है। परंतु यदि इसमें भी किसी टुकड़े में नियम लागू नहीं है तो फिर से हम इसको 4 टुकड़ों में बांट देंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं
यदि कुछ परिमित संख्या में अपन आगे बढ़े, ऊपर को फिर से 4 टुकड़ों में, फिर से ऊपर को 4 टुकड़ों में, इस तरह से यदि हम चलें और परिमित संख्या में आगे बढ़ने पर सभी उपवर्गों में नियम लागू हो जाता है, तो प्रमेय का सत्य हो जाती है। और यदि यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है, चलते गए अपन, फिर एक टुकड़े में नियम लागू नहीं है, फिर एक टुकड़े में नियम लागू नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे पहले ABCD वर्ग है, अब इसके 4 टुकड़े गए तो इसके अंदर है ये एक छोटा टुकड़ा है जो पूर्णतः ABCD के अंतर है, अंतर्विष्ट कहेंगे इसको हम। यदि ABCD के अंदर अंतर्विष्ट है, फिर से इसके 4 टुकड़े बनाए और जिस टुकड़े में नियम लागू है नहीं है तो वो इसके अंदर अंतर्विष्ट है। अर्थात हम एक वर्गों की इस प्रकार की श्रृंखला मिलेगी हमें, जिसको हम अनुक्रम कह सकते हैं। वर्गों का एक अनुक्रम इस प्रकार का मिलेगा कि जो बाद का जो वर्ग है वो पहले वाले में अंतर्विष्ट है। और इस प्रकार से हम बढ़ते बढ़ते चलते चलते अनंत तक जब प्रक्रिया चलेगी तो हम एक बिंदु पर पहुंचेंगे और हम ये कहेंगे कि इस बिंदु पर नियम 1 लागू नहीं है। और नियम 1 क्या है वो देखिए, नियम 1 ये है और ये लागू नहीं है, इसका मतलब हमें एक एप्सिलॉन ऐसा नहीं मिलेगा, या हम यूं कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से नॉट लेस देन होगी। अर्थात इस बिंदु Z0, ये हम उसका अनुक्रम का सीमा बिंदु ले लेते हैं कि जब हम इस तरह से बढ़ेंगे तो अनुक्रम मिलेगा हमें वर्गों का, और ये अनुक्रम मिला तो लास्ट में जो चला वो इसका सीमा बिंदु हो गया। और ये अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है, इस सीमा बिंदु पर यह नियम लागू नहीं होता। अर्थात इस सीमा बिंदु जो कि C के अंदर है उस पर फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये अवकलनीयता का नियम है और ये उसके ऊपर अवकलनीय नहीं है। और चूंकि दिया हुआ है कि फलन FZ C के अंदर के एवं ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है। और अब हमें यदि ये प्रक्रिया अनंत तक इसी प्रकार से चलती रही तो हम एक बिंदु पर पहुंचेंगे और उस बिंदु पर यह नियम लागू नहीं है, अर्थात उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, जो कि दिया गया है उसका विरोधाभास है। इसलिए जो कुछ हम मान के चले वह गलत है, और मान के हम ये चले कि प्रमेय का असत्य है, और वह गलत है तो सही क्या है फिर? प्रमेय का सत्य है, प्रमेय का सत्य है। थैंक यू।